हाय दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। तो अभी मैं आपको टैली प्राइम में पेरोल लेसन का फोर्थ पार्ट को लेकर जा रहा हूँ। उसका पहले वाला पार्ट 3 में हम लोग कुछ अर्निंग पे हेड के बारे में डिस्कशन किए थे। अभी हम लोग कुछ डिडक्टेड पे हेड के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको तो मैं पहले से बता चुका हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पे हेड। दो टाइप का आता है, एक है आपका अर्निंग पे हेड है, दूसरा है आपका डिडक्टेड पे हेड। तो अर्निंग पे हेड तो ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। सो लेट अस मेक सम डिडक्टेड पे हेड, मतलब कौन सा अकाउंट में हर एक महीने आखिरी में कंपनी स्टाफ का अकाउंट से पैसा काटता है, डिडक्ट करता है। ठीक है, सो लेट अस मेक द फर्स्ट डिडक्टेड पे हेड। सो डिडक्टेड पे हेड की जब बात आता है, दो टाइप का डिडक्टेड पे हेड आता है। एक है आपका जनरल डिडक्टेड पे हेड्स, दूसरा है आपका स्टैट्यूटरी डिडक्टेड पे हेड। तो जो नॉर्मल प्रोसेस में, मतलब विदाउट असाइनिंग एनी परसेंटेज, as usual defined mutual agreement between the company and the staff, इतना अमाउंट तो कंपनी बोलता है एंड स्टाफ एग्रीमेंट करता है। अगर उस टाइप के हेडिंग में स्टाफ का अकाउंट से कंपनी कुछ पैसा काटता है, दैट इज एज पर द म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड द स्टाफ, उसको हम जनरल डिडक्टेड पे हेड बोल सकते हैं। एंड जिस हेडिंग में कुछ परसेंटेज के हिसाब से स्टाफ के अकाउंट से हर एक महीना कंपनी कुछ पैसा डिडक्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिडक्टेड पे हेड। सो फर्स्ट हम लोग जनरल पे हेड्स बनाते हैं। तो फर्स्ट जनरल पे हेड will be in the name of, that is called, say, salary advance. Okay, so salary advance, इसको हम लोग कौन से ग्रुप के अंदर रखते हैं? That is called loans and advances. Yes, that is called loans and advances. ये आपका अंडर आएगा loans and advances, that is assets. आपका नेट सैलरी, यस, तो नेट सैलरी कैलकुलेशन करने के लिए ये इन्फ्लुएंस करेगा क्या? ठीक है, 100% करेगा, बराबर। मतलब स्टाफ का नेट सैलरी कैलकुलेशन करेगा। नेक्स्ट टू अपीयर इन द पे स्लिप, दैट इज सैलरी एडवांस के अंदर रहेगा। कैलकुलेशन टाइप आज यूजुअली डिफरेंट है। तो सैलरी एडवांस असल में क्या है? मान लो एक कंपनी में स्टाफ 20,000 रुपया पगार मिलता है, 20,000 रुपये सैलरी उनको महीने का आखिर में मिलता है। तो पगार पाने से पहले स्टाफ का कुछ इमरजेंसी मॉनेटरी रिक्वायरमेंट हुआ, कुछ पैसा का उनको जरूरत हुआ। तो स्टाफ करता क्या है? बॉस को, कि कंपनी मालिक को जाकर अप्रोच करता है, सर ऐसा ऐसा है, इसी कारणवश मेरे को कुछ अर्जेंट मनी का रिक्वायरमेंट है, मेरे को कुछ पैसा चाहिए, तो आप कुछ मदद कर दीजिए। मतलब मेरा सैलरी के अगेंस्ट में कुछ एडवांस दे दीजिए। जब सैलरी देने की बारी आ जाएगा, वो पैसा आप मेरा सैलरी से काट सकते हैं, नहीं तो महीने के महीने कुछ भी काट सकते हैं। तो दो टाइप का होता है। एक तो स्टाफ का मिलता है 20,000 रुपया सैलरी, स्टाफ सैलरी एडवांस लिया कितना? 10,000 रुपया। स्टाफ बोल सकता है ठीक है, आप अगले महीना मेरे को जब सैलरी देंगे 20,000 के बदले में मेरे को 10,000 रुपया दे दीजिए, तो मेरा जो सैलरी एडवांस मैं लोन के हिसाब से आपसे लिया हूं वो एडजस्टमेंट हो जाएगा। नहीं तो बॉस को भी रिक्वेस्ट करके 10 किस्त में पैसा चुकता करने के लिए भी कंपनी को मना सकता है विदाउट एनी इंटरेस्ट। जब सैलरी के अगेंस्ट में स्टाफ जब कंपनी से एडवांस लेता है ना, उनको इधर एक महीना में एडजस्टमेंट हो सकता है, नहीं तो कुछ महीना में किस्ती में भी एडजस्टमेंट हो सकता है, बट कंपनी वाला उसके अगेंस्ट में कुछ इंटरेस्ट लेते नहीं। सो दिस इज एज पर द एग्रीबल कंडीशन बिटवीन द कंपनी एंड द स्टाफ। तो स्टाफ एंड कंपनी दोनों के बीच जो म्यूचुअल कंडीशन होता है, उस कंडीशन के ऊपर ही ये आपका सैलरी एडवांस कंपनी देता है, स्टाफ लेता है। सो इसीलिए हम लोग कैलकुलेशन टाइप क्या रखे? आज यूजुअल डिफाइंड है, बराबर। तो ये जनरल डिडक्टेड पे हेड बन चुका है। अभी हम लोग कुछ स्टैट्यूटरी डिडक्टेड पे हेड बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि एम्प्लॉय डिडक्शन अकाउंट, एम्प्लॉय डिडक्शन अकाउंट।
सो पहला एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय का अकाउंट से कौन सा हेडिंग में हर एक महीना आखिरी में पैसा काटा जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा। सो फर्स्ट डिडक्टेड स्टैट्यूटरी पे हेड इज नोन एज एम्प्लॉय पीएफ @ 12%. Employee PF deduction @ 12%. So let us do it. So this is employee PF deduction @ 12%. Employee PF deduction @ 12%. So जो परसेंटेज के हिसाब से हिसाब होता है ना, उसको हम लोग पे हेड टाइप क्या रखेंगे, दैट इज एम्प्लॉयज स्टैट्यूटरी डिडक्शन। एम्प्लॉयज स्टैट्यूटरी डिडक्शन एंड स्टैट्यूटरी पे टाइप कौन सा अकाउंट के हिसाब से, कौन सा नियम के मुताबिक, कौन सा रूल के मुताबिक कंपनी स्टाफ का अकाउंट से पैसा कटता है, दैट इज पीएफ अकाउंट नंबर 1, पीएफ अकाउंट नंबर 1 एंड अंडर करेंट लायबिलिटीज, अंडर आपका इधर कौन सा ग्रुप के अंदर आएगा, दैट इज अंडर करेंट लायबिलिटीज, बराबर। देन नेम्स टू बी अपडेटेड इन द पे स्लिप, दैट इज एम्प्लॉय पीएफ डिडक्शन @ 12%। मेथड जहां परसेंटेज की बात आया, कंपटीशन मेथड में होगा, महीने के महीने हिसाब होगा। एंड राउंडिंग मेथड इधर आप लोग क्या दे सकते हैं, नॉर्मल राउंडिंग एंड लिमिट अप टू 1 स्टेप अप 1 स्टेप डाउन। एंड मेथड क्या देंगे, मेथड क्या देंगे, ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। मेथड क्या देंगे, जैसे आप लोग डीए में कैलकुलेशन किए थे अर्निंग हेड में, इधर उधर आप अर्निंग हेड में कैलकुलेशन किए थे, इधर आप लोग स्पेसिफाइड फॉर्मूला में कैलकुलेशन करने वाले हैं, दैट इज ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला क्या है, आर पे हेड दैट इज बेसिक सैलरी, आर पे हेड बेसिक सैलरी, अगेन आर पे हेड डीएनएस अलाउंस। सो बेसिक एंड डीए दोनों मिलाकर जितना वैल्यू आता है, बेसिक एंड डीए दोनों मिलाकर अगर आपका वैल्यू 0 से लेकर 15,000 हुआ है, मान लो आपका बेसिक एंड डीए दोनों मिलाकर आपका 15,000 आया है, तो उसका कितना परसेंट लगेगा, 12%। 15,000 से ऊपर भी जो वैल्यू आएगा, कितना आएगा, वैल्यू के हिसाब से 1800 रुपये। तो 15,000 का 12% कितना आता है, 1800 रुपया ही आता है। तो लॉजिक ऐसा है, जो स्टाफ का बेसिक सैलरी एंड डीएनएस अलाउंस अप टू 15,000, तो 12% उसके ऊपर लगेगा। तो वैल्यू के हिसाब से अगर देखा जाए कितना रुपया कटेगा, हर एक महीना स्टाफ को जो कंपनी की तरफ से पकड़ दिया जाएगा 1800 रुपया। तो अगर कैलकुलेटर लेकर आप लोग हिसाब करें, एक्जैक्टली सेम वैल्यू विल कम 15,000 का 12%, दैट इज 15,000 into 12 divided by 100, that comes around 1,800 rupees. ओके, तो ये आपका एम्प्लॉय पीएफ डिडक्शन का कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला, हर एक महीना एम्प्लॉय का अकाउंट से इतना पैसा कटता है। देन हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय ईएसआई डिडक्शन, एम्प्लॉय का अकाउंट से ईएसआई भी करता है ना, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। सो नेक्स्ट डिडक्टेड पे हेड एम्प्लॉय के लिए बनाते हैं, दैट इज इन द नेम ऑफ एम्प्लॉय ईएसआई, एम्प्लॉय ईएसआई डिडक्शन, एम्प्लॉय ईएसआई डिडक्शन @ that is say 0.75%. Employee ESI deduction at the rate how much, 0.75%. Okay, employee ESI at the rate how much, that is 0.75%. and जब परसेंटेज की बात आया एम्प्लॉय का, जिसको पे हेड टाइप इसके अंदर रखेंगे, एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन, एंड दैट इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस पे टाइप, स्टैट्यूटरी पे टाइप हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस अंडर अगेन करेंट लायबिलिटीज, अगेन अंडर करेंट लायबिलिटीज, बराबर। ओके, जब करंट लायबिलिटी बात आया, ओके करंट लायबिलिटीज बात आया, तो फिर नेट सैलरी पूछता है, ये नेट सैलरी कैलकुलेशन के लिए इन्फ्लुएंस करेगा कि नहीं, इसको तो यस रखेंगे।
नाम पे स्लिप पे क्या दिखाएगा, एम्प्लॉई से रिडक्शन @0.75%। तो कैलकुलेशन टाइप तो कंपटीशन मेथड में होगा एंड राउंडिंग मेथड क्या रखेंगे, दिस इज नॉर्मल राउंडिंग लिमिट अप टू 1। तो इधर क्या देंगे, करंट अर्निंग टोटल्स। करंट अर्निंग टोटल मतलब क्या है, ग्रॉस सैलरी। तो इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग बहुत पहले डिस्कशन कर चुके हैं, जैसे कि आपका पे चैप्टर शुरू करने से पहले मैं ईएसआई का कैलकुलेशन क्या दिखा रहा था। सो ईएसआई वैल्यू कैलकुलेशन किया जाता है ग्रॉस सैलरी को। सो ग्रॉस सैलरी इज द सम टोटल ऑफ ऑल अर्निंग पे हेड। तो जो हेडिंग में स्टाफ का इनकम होता है उसका टोटल अगर निकाला जाए, जिसको हम लोग ग्रॉस सैलरी बोलते हैं, तो ग्रॉस सैलरी का 0.75% उनका ईएसआई अकाउंट में हर एक महीना डिडक्ट होगा। कब, जब स्टाफ को कंपनी की तरफ से पगार दिया जाएगा, बराबर। तो ग्रॉस सैलरी इज नथिंग बट करंट अर्निंग टोटल। तो करंट अर्निंग टोटल में हम लोग इसको कैसे रखेंगे, स्लैब टाइप, दैट इज परसेंटेज कितना है 0.75 परसेंटेज 75। सो दैट इज द फॉर्मूला to calculate employee ESI। ओके, तो ये गया आपका एम्प्लॉय का पीएफ डिडक्शन परसेंटेज एंड एम्प्लॉय का ESI डिडक्शन परसेंटेज। जैसे कि आपको शुरू से बता रहा था, पीएफ एंड ESI बोथ आर जॉइंट अकाउंट। कुछ पैसा हर एक महीना आखिरी में कंपनी देता है, कुछ महीना हर एक महीना आखिरी में स्टाफ का अकाउंट से माइनस किया जाता है, डिडक्शन किया जाता है। जो स्टाफ देता है दैट इज डिडक्टेड अकाउंट, जो कंपनी देता है दैट इज कंट्रीब्यूशन अकाउंट। दिस इज ऑफ कोर्स बाय द कंपनी फॉर द स्टाफ, दिस इज ऑफ कोर्स बाय द कंपनी फॉर द स्टाफ। बट जो कंपनी देता है वो क्या, कौन सा पेड टाइप के अंदर आएगा, स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन। जो स्टाफ देता है वो कौन सा पेड के अंदर आएगा, आपका स्टैट्यूटरी डिडक्शन। इसलिए जैसे एम्प्लॉय का पीएफ एंड ईएसआई वाला दोनों पे हेड में बना चुका हूं, उसके बाद में एम्प्लॉयर का दोनों पे हेड में मेरे को बनाना है। सो फर्स्ट एम्प्लॉयर का पे हेड में बना रहा हूं, दैट इज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे हेड्स, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे हेड। सो पहला कंट्रीब्यूशन पे हेड बनाते हैं इन द नेम ऑफ, दैट इज से employer EPS, that is employer pension scheme, employer EPS contribution at the rate, employer EPS contribution at the rate 8.33%। सो स्टाफ को रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलता है, कौन किसको देता है, कंपनी स्टाफ को तो देता है ना। सो कंपनी इज द एम्प्लॉयर हियर एंड स्टाफ इज द एम्प्लॉय हियर। सो कंपनी कंट्रीब्यूट करता है, तो इसीलिए ये पे हेड टाइप में आपका क्या आएगा, एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन एंड दैट इज स्टैट्यूटरी पे टाइप, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्टैट्यूटरी पे टाइप आपका क्या रहेगा, दैट इज अगेन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो ना ये थोड़ी ईएसआई है, इसको हम गलत है, ईएसआई तो ऑलरेडी हम लोग पहले कर चुके हैं। दिस इज एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। तो पेंशन स्कीम को हम कौन सा अकाउंट में रखेंगे, दैट इज ईपीएस अकाउंट नंबर 1, आपका सामने ही तो है। ओके, सो दैट इज स्टैट्यूटरी पे टाइप ईपीएस अकाउंट नंबर 1 एंड कंपनी के लिए खर्चा है, दैट इज कंपनी कंट्रीब्यूट करता है ना। देन क्वेश्चन क्या पूछता है, ये आपका जो पेंशन वाला अकाउंट नेट सैलरी कैलकुलेशन के लिए इन्फ्लुएंस करता है क्या, इसको तो कभी भी यूज करना नहीं है, क्योंकि पेंशन तो कंपनी की तरफ से स्टाफ को, जब स्टाफ रिटायरमेंट करेगा वो पैसा मिलेगा ना, तो ये हर एक महीना नेट सैलरी कैलकुलेशन करने के लिए कैसे लिंक करेगा, तो गलत है। तो ये नेट सैलरी को नो ही रखेंगे। तो इधर हम लोग स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन दिए, इसीलिए आज कंप्यूटेड वैल्यू आया। तो महीने में तो एक बार हिसाब किया जाता है, तो राउंडिंग मेथड आपका कैलकुलेशन पीरियड मंथ ही रखा है एंड ऑफ कोर्स राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंड देने के बाद लिमिट इधर कितना रखे, 1 रखे। देन मेथड ऑफ कैलकुलेशन इधर हम लोग क्या करेंगे,
सेम आर पे हेड। तो पहले तो आपका स्पेसिफाइड फॉर्मूला के ऊपर हमको देना है आर पे हेड। आर पे हेड मतलब क्या है, कुछ परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। दैट इज ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, दैट इज आर पे हेड बेसिक सैलरी। अगेन आपका आर पे हेड बेसिक सैलरी आया, उसके बाद आपका क्या आएगा, डीए आएगा, जैसे पहले वाला में आया था। ओके, देन डीएनएस अलाउंस है। तो इधर फॉर्मूला आपका क्या है, 0 से लेकर अगर पार्टी का अमाउंट मतलब दोनों मिलाकर आपका बेसिक एंड डीए दोनों मिलाकर अगर आपका वैल्यू आ रहा है 15,000 रुपया, तो कितना परसेंट हिसाब होगा, दैट इज 8.33%। एंड अगर इसको हम लोग वैल्यू के हिसाब से देखते हैं तो 15,000 का 8.33 आपका कितना आता है, 1240 रुपया 50 पैसे। तो 15,000 मल्टीप्लाई 8.33 डिवाइड बाय 100, दैट कम्स अराउंड 1240.50 बराबर। तो एम्प्लॉयर की तरफ से स्टाफ के लिए पेंशन अकाउंट को उनका बेसिक एंड डीए अगर 15,000 तक आता है कि 15,000 से ऊपर आता है, दिस इज द मैक्सिमम मिनिमम लिमिट, 1240 रुपया हर एक पेनाल्टी में दिया जाता है। दिस इज ए कॉन्ट्रीब्यूशन अकाउंट। ओके बराबर, तो अब इसको एक्सेप्ट करना है। देन नेक्स्ट पेड हम लोग क्या बनाएंगे, एम्प्लॉयर ईपीएफ कंट्रीब्यूशन एट द रेट 3.67%, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर EPF contribution at the rate, employer EPF contribution at the rate that is 3.67%, employer EPF at the rate 3.67%, that is again आपका स्टैट्यूटरी क्या रहेगा, employer statutory contribution and EPF, इधर आपका EPF है तो इधर पे है टाइप, हम स्टैट्यूटरी पे टाइप तो क्या, स्टैट्यूटरी पे क्या रखेंगे, पीएफ अकाउंट नंबर 1, दैट इज अगेन पीएफ अकाउंट नंबर 1, एंड ऑफ कोर्स इंडायरेक्ट एक्सपेंस टू द कंपनी। ओके, दैट इज इंडायरेक्ट एक्सपेंस टू द कंपनी। तो ये आपका तो कंट्रीब्यूशन है, तो ये नेट सैलरी को इन्फ्लुएंस किसी भी कंडीशन पर नहीं करेगा। एंड इधर तो ऑलरेडी हम लोग स्टैट्यूटरी दिए हैं, कंपटीशन फॉर्मूला में ही होगा। तो राउंडिंग मेथड क्या रखेंगे, नॉर्मल राउंडिंग रखना है एंड लिमिट ऑफ टू आपको 1 देना है। देन मेथड ऑफ कैलकुलेशन हम लोग क्या करेंगे, इधर थोड़ा सा अलग फार्मूला है, दैट इज तो स्पेसिफाइड फार्मूला तो डालेंगे ही डालेंगे। तो फार्मूला क्या है, एम्प्लॉयर का पीएफ डिडक्शन 12%, उसमें से माइनस करेंगे एम्प्लॉयर का ईपीएस कंट्रीब्यूशन 8.33%, दैट इक्वल टू एम्प्लॉयर ईपीएफ कंट्रीब्यूशन एट द रेट 3.67%। सो 12 से 8.33 माइनस करने में कितना आता है, 8.33%। सो आर पे हेड क्या करेंगे, दैट इज एम्प्लॉयर पीएफ रिडक्शन, एम्प्लॉयर पीएफ रिडक्शन दैट इज 12%। देन आपको इधर क्या चेंज करना है, सब्ट्रैक्ट पे हेड दैट इज एम्प्लॉयर ईपीएस कंट्रीब्यूशन एट द रेट 3.67%। तो इधर परसेंटेज में हमको कितना देना है, that is 3.67%. So that is the process. Okay, इस प्रोसेस में आपका एम्प्लॉयर ईपीएफ कंट्रीब्यूशन एट द रेट 3.67% का कैलकुलेशन करना है, बट इट डजंट इन्फ्लुएंस योर नेट सैलरी। तो ये जो आपका प्रोविडेंट फंड ईएसआई हम बोलते हैं, एक कुछ कंपनी की तरफ से कुछ स्टाफ के दिया जाता है, चाहे डिडक्शन हेड हो चाहे कंट्रीब्यूशन हेड हो। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर है, कोई ना कोई स्टाफ इसको तो देखता है ना, समझता है, तो वो तो खर्चा लेगा ही लेगा। तो उसी हेडिंग में तो ये स्टाफ के लिए कंपनी हिसाब करता है, कुछ काटता है कुछ जोड़ता है। तो कुछ एक्सपेंस भी कंपनी का अलग से होता है कंपनी का स्टाफ का हिसाब को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस कहते हैं। तो ये कंपनी का खर्चा होता है, ये ना स्टाफ का डिडक्ट होता है बट कंपनी का खर्चा होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पे हेडिंग बनाते हैं, दैट इज पीएफ
एडमिन चार्जेस, ठीक है, एडमिन चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, एडमिन मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिन चार्जेस एट द रेट 0.5%, 0.5% एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। तो इसको हम लोग कौन सा पे टाइप के अंदर रखने वाले हैं? दैट इज एम्प्लॉयर अदर चार्जेस, एम्प्लॉयर अदर चार्जेस, यस, एम्प्लॉयर अदर चार्जेस। एंड स्टैट्यूटरी कौन सा हेडिंग में रखेंगे? EDLI एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस अकाउंट नंबर 22, आई थिंक दैट इज द अप्रोप्रिएट थिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस अकाउंट नंबर 2, सॉरी EDLI तो इंश्योरेंस के साथ होता है, EDLI चार्जेस उसका बाद वाला लेसन हम लोग देखेंगे, पेड देखेंगे। तो इसको पे स्टैट्यूटरी क्या रखेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस अकाउंट नंबर 2, दिस इज द एक्ट नंबर, ओके। बट करंट लायबिलिटीज फॉर द कंपनी, आप नेट सैलरी को तो इन्फ्लुएंस करता नहीं क्योंकि एम्प्लॉयर का ही खर्चा है। तो इसको कंप्यूटेड वैल्यू मतलब परसेंटेज के हिसाब से, जहां परसेंटेज की बात आए उसको तो कंप्यूटेड वैल्यू में रखना पड़ेगा, लिमिट अप टू 1। तो ये किसके ऊपर हिसाब होता है? अपन पीएफ ग्रॉस, मतलब पीएफ का ग्रॉस वैल्यू जितना आता है, ओके, पीएफ का ग्रॉस वैल्यू जितना आता है उसका 0.5%, आई मीन 0.5% लमसम, नॉट एग्जैक्ट, ओके, प्लस जितना है उसका 0.5%, ऐसे आपका कैलकुलेशन किया जाता है। तो ये तो गया आपका एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। नेक्स्ट आपका कुछ इंश्योरेंस रिलेटेड खर्चा भी होता है जो कि स्टाफ की तरफ से, सॉरी कंपनी की तरफ से स्टाफ को कंट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे कि आपका एक चार्ज है EDLI contribution at the rate again 0.5%, okay। तो इंश्योरेंस, सो इन केस ऑफ डेथ ऑफ द स्टाफ तो कंपनी कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट उनका नॉमिनी को देता है। ये महीने के महीने नहीं, साल में नहीं, जब कंपनी का डेथ होता है। इंश्योरेंस में होता है क्या है? जब आपका डेथ होता है कि एक्सीडेंट होता है तब तो जो नॉमिनी है उनको तो क्लेम मिलता है ना। तो इसलिए इसको हम लोग किसके अंदर रखते हैं? दैट इज अर्निंग फॉर द एम्प्लॉयज, अगेन अर्निंग फॉर द अदर अर्निंग्स। इसको अर्निंग फॉर द डायरेक्ट एम्प्लॉयज का तो ये रोजगार नहीं है ना, एम्प्लॉय का डेथ के बाद रोजगार क्या है? उनके नॉमिनी को फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा, उसको हम लोग रखेंगे एम्प्लॉयर अदर चार्जेस। एंड इसको हम लोग डालते हैं, ये कौन सा स्टैट्यूटरी पे की टाइप है आपका शब्द ही है EDLI कंट्रीब्यूशन अकाउंट नंबर 21 एंड करंट लायबिलिटीज फॉर द कंपनी। आप नेट सैलरी को इन्फ्लुएंस करता नहीं है, परसेंटेज दिया है इसलिए कंपटीशन में रखे हैं, राउंडिंग लिमिट अप टू 1। ये ऑन पीएफ ग्रॉस, जैसे आपका पहले वाला हुआ था एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस पीएफ ग्रॉस के ऊपर हिसाब हो रहा था, और सेम परसेंटेज, सेम फॉर्मूला, दैट इज 0.05%, बराबर। जैसे एम्प्लॉय का अकाउंट से कितना कटा था, ये सही हिसाब से 0.75%। अभी एम्प्लॉयर कंपनी का, एम्प्लॉयर मतलब क्या है? कंपनी। सो एम्प्लॉयर और कंपनी स्टाफ का ESI के लिए आपकी तरफ से कुछ पैसा कंट्रीब्यूशन करेगा हर एक महीना आखिर में। सो नेक्स्ट पे हेड इज दैट इज एम्प्लॉयर ESI, that is employer ESI contribution, employer ESI contribution at the rate कितना परसेंट आपका आता है? 3.75%, that is 3.75%, employer ESI at the rate 3.75%। सो इसको हम किसके अंदर रखते हैं? एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन, that is ESI, employee state insurance, indirect expense for the company। तो नेट सैलरी को तो ये इन्फ्लुएंस नहीं करता है।
एंड कंप्यूटेड वैल्यू में तो आएगा क्योंकि परसेंटेज में कैलकुलेशन होता है। नॉर्मल लर्निंग लिमिट ऑफ टू आपका 1 दिया जाएगा। देन मेथड ऑफ कंप्यूटेशन सेम आपका, चाहे एम्प्लॉय का हो चाहे एम्प्लॉयर का हो, ये ग्रॉस सैलरी को लगता है। तो ग्रॉस सैलरी का मतलब क्या है, करंट अर्निंग टोटल। तो जिसका ग्रॉस सैलरी जितना है उसका कितना परसेंट दिया जाएगा कंपनी की तरफ से स्टाफ का ईएसआई अकाउंट को 3.75%। दिस इज ऑल्सो मंथ वाइज, इसीलिए हम लोग इधर कैलकुलेशन पीरियड क्या डालेंगे, मंथ वाइज। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ डिडक्टेड पे है। उसमें से कुछ कंपनी की तरफ से दिया गया, कुछ आपका स्टाफ का अकाउंट से माइनस किया गया, कुछ जनरल डिडक्टेड पे हम लोग डिस्कशन किए, कुछ आपका स्टैट्यूटरी डिडक्टेड पे भी डिस्कशन। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ अर्निंग पे हेड एंड डिडक्शन पे हेड, जिसको लेकर फ्यूचर में कंपनी स्टाफ का पे स्लिप जनरेशन करने वाला है। तो मेरे ख्याल से चैप्टर 4 में जो पे हेड का डिडक्शन वाला पे हेड मैं आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा था, मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करने के लिए भूलिए मत, बेल आइकन दबाकर। थैंक यू एंड गुड बाय।